हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों में जितने भी सवाल आए हैं उनका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस सीरीज में कर रहे हैं। आप इसी चैनल पर जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। एक प्लेलिस्ट सीजीएल 2025 के नाम से है, जहां सीजीएल 2025 की 46 शिफ्ट प्री की और एक शिफ्ट मेंस की 47 शिफ्टों का हमने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सारा करा दिया है। और अब हम दूसरी प्लेलिस्ट जो सीपीओ के नाम से है उसकी 8 शिफ्टों का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज इसी सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों में आए हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। उसी पीडीएफ के अंदर नीचे फुटर सेक्शन में लिंक होगा। इस वीडियो का लिंक वहां पर मौजूद है, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वीडियो सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। पीडीएफ मिलने के बाद आपको वीडियो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीपीओ 2025 8 शिफ्ट करते हैं शुरुआत। पहला सवाल, व्हाट इज द स्लोप इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। सवाल का आंसर सीधे आएगा 4। क्यों आएगा, कॉन्सेप्ट समझिए बहुत ध्यान से। पहले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्लोप इक्वेशन फॉर्म कई तरह की होती है। अगर आपके इक्वेशन की फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है, क्लियरली देख लो, लेफ्ट साइड में y है, x का एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट टर्म है जो कि यहां c है। अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाती है तो आप जानते हैं कि स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है, तो स्लोप m होता है। तो ये सवाल सीपीओ 2025 11 दिसंबर में है, स्लोप पूछा जा रहा है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो सवाल का आंसर आ गया 4। आइए आगे बढ़िए। इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट, आइए, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी लाइन की इक्वेशन y प्लस एम एक्स वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ना हो, बल्कि वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में हो, अगर आपके लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी जाए तो तब भी डायरेक्ट स्लोप निकाला जा सकता है। कैसे स्लोप निकाला जा सकता है? कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और साथ में एक माइनस, यही होता है स्लोप। अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन मौजूद रहेगी तो बताओ मेरे भाई, स्लोप पूछा जा रहा है, x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3, साथ में एक माइनस, तो सवाल का आंसर हो गया -2/3। 9 दिसंबर 2025 के पेपर में आया हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़िए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। इस बार फिर इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फिर मैं कह रहा हूं, इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। क्या होता है स्लोप? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट साथ में माइनस, तो सवाल का आंसर आ गया -3/2। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फ्री के नंबर है। सीपीओ 2025 10 दिसंबर में सवाल पूछा गया है। आइए आगे बढ़िए। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 6 0 and y axis at 0 minus 4, what is the slope of the line? What is the slope of the line? तीसरा, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, कई बार समझा चुका हूं। तीसरी बात क्या है स्लोप निकालने के लिए? दो बता चुका हूं, तीसरी बता रहा हूं। इफ टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन एज, if 2 points on the line are given as
x1 y1 and x2 y2, देन डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी लाइन पर दो पॉइंट दे दिए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो डायरेक्ट स्लोप निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x के कॉफिशिएंट में से x का कॉफिशिएंट घटाओ, y के कॉफिशिएंट में y का कॉफिशिएंट घटाओ, यही स्लोप होता है। तो बताओ, सीधे तौर पर क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आपको देखकर भी ये समझ में आ रहा है कि ये तो x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो भाई अगर ये x1 y1 का काम कर रहे हैं और ये x2 y2 का काम कर रहे हैं, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 -4 -0 अपॉन x2 माइनस x1 0 -6। ऊपर से आएगा -4, नीचे आएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2/3। डी आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर के पेपर में यह भी पूछा हुआ सवाल है। तीनों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए। इक्वेशन किस फॉर्म में डिपेंड दी गई है, इसी पर डिपेंड करता है कि स्लोप कैसे निकलेगा। तीनों बातें आप सीख गए। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, passes through 2 5 and 4 9, फाइंड m। फाइंड m। m क्या होता है इस फॉर्म में? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। और मेरे प्यारे भाई, स्लोप तो हम तब भी निकाल सकते हैं जब किसी इक्वेशन पर दो पॉइंट दिए गए हों। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों की मदद से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा के स्लोप निकाल लूं, तो क्या वही स्लोप m भी होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। तो बताइए, जब दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप कैसे निकलता है? ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, तो स्लोप 2 आ गया, और वही m भी होगा। तो सवाल का आंसर क्या आ गया? बी। 9 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 का सवाल है। ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, फ्री के नंबर है। आइए आगे बढ़िए। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इज। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, काम की बात बता रहा हूं। बेटा, जब भी आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर देना, एक्स इंटरसेप्ट अपने आप आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये आपका एक्स एक्सिस है। लाइन ने एक्स एक्सिस पर, मान लो ये ओरिजिन है 0 0, लाइन ने एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर पॉइंट को कट किया है, यही एक्स इंटरसेप्ट है, ये जो दूरी है। तो सीधे तौर पर आप समझ गए, आपको जब भी एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो y को इक्वेशन में 0 रख दो, और अगर आपसे y इंटरसेप्ट पूछे तो इक्वेशन में x को 0 रख देना, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब मुझे x इंटरसेप्ट पूछा है तो y को 0 कर दो इक्वेशन में, y 0 हुआ तो ये पूरा 0 हुआ, तो 6x बराबर 10, और x बराबर आ गया 10 अपॉन 6। सोल्व करोगे तो 5/3 सवाल का आंसर हो जाएगा 5/3। ए आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? द लाइन 2x माइनस 3y एंड kx प्लस y इज इक्वल टू 4 आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k?
मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप जानते हैं, ये बात बार बार मैंने आपको बताई है कि फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप, अगर m1 पहली लाइन का स्लोप है और m2 दूसरी लाइन का स्लोप है, तो उसका प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। बड़ा आसान है। अब सवाल कह रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, पहली लाइन 2x - 3y = 6 और दूसरी लाइन kx + y = 4, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? आपको तरीका आता है। ax + by + c = 0 का स्लोप कैसे निकालते हैं? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, साथ में माइनस। तो यहां x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और एक साथ में माइनस और, ये इसका कोफिशिएंट हो, इसका स्लोप हो गया पहली लाइन का। दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट तो 1 है और साथ में एक माइनस, ये दूसरी लाइन का स्लोप हो गया और बराबर होना चाहिए -1 के। आप जानते हैं कि ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 2/3 आया गुणा माइनस का k बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस फिर प्लस हो गए। ये 2/3 जब उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में जाएगा। तो k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3/2 आ जाएगी। सवाल का आंसर बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 का सवाल है, बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता था। अगला सवाल, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 1 and is perpendicular to the line y = -2/5x + 3. What is the equation? एक लाइन जो 2 - 1 से तो पास करेगी। याद रखना, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लाइन कहां से गुजर रही है? 2 - 1 से, और उसका जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है -2/5x + 3 की जो इक्वेशन वाली लाइन है उसके। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? आप मेरे कहने से एक बात समझ लीजिए, आप मेरे कहने से एक बात समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगी और आपकी स्पीड बढ़ा देगी। क्या? अगर कभी भी आपके क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन की फॉर्म y = mx + c है और आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो ये जो m आपको दिख रहा है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना और साइन को रिवर्स कर देना। m प्लस का है इक्वेशन में तो तुम माइनस ले लेना, और माइनस का है तो प्लस ले लेना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर दो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता है। अब आपका कहना है जी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, साफ साफ सवाल कह रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस लाइन के, तो फिर उसका स्लोप क्या होगा? जो इक्वेशन लाइन हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल 5/2 और साइन चेंज माइनस की जगह प्लस, ये स्लोप होना चाहिए उस लाइन का जो हमें चाहिए। देख लो 5/2 x का कोफिशिएंट कहां है? इसका स्लोप तो 2 है, मुझे 5/2 चाहिए। इसका स्लोप 3/2 है, मुझे 5/2 चाहिए। इसका भी 5/2 है और इसका भी 5/2 है। दो ऑप्शन में फंस गया मैं। दो तो मैंने ऑप्शन से ही हटा दी है क्योंकि सवाल कह रहा था कि जो लाइन चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने का तरीका x के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल साइन चेंज। अब मुझे बताइए कि जब ये लाइन 2 - 1 से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 2 - 1। जरा देखना कौन सी इक्वेशन में 2 - 1 सेटिस्फाई कर रहा है।
y का कॉफिशिएंट है -1, y की जगह रखो -1 बराबर 5/2 गुणा x है 2 -6, 2 से 2 कट गया तो -1 बराबर कितना हो गया भाई? ये -1 बराबर कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू है तो 5 -6 कितना हो गया? -1, बिल्कुल इक्वल आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर हो सकता है। ध्यान से देखो, दूसरी चेक करके दिखाता हूं, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। कैसे? रखो y की जगह -1, 5/2, x की जगह 2 और -2, 2 से 2 कट गया, क्या 5 -2 होता है 3 और इधर है -1, क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये लाइन 2 -1 से गुजरेगी ही नहीं, और गुजरेगी ही नहीं तो आंसर कैसे हो सकता है? तो मैंने सिर्फ ऑप्शन से ही सवाल कर दिया। पहला, मुझे स्लोप पता था लाइन का, जो स्लोप दिखा वो 2 ही ऑप्शन में दिखा, तो 2 तो वैसे ही स्लोप से हट गए। अब क्योंकि लाइन 2 -1 से भी गुजरती है तो एक ही पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर रहा था, सवाल का आंसर हो गया। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 2025 का सवाल है। आगे बढ़िए। इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x - 5y = 15, what is the equation of a line that is perpendicular to it, that passes through the point 3 2, that passes through the point 3 2? फिर वही बात है, इसका स्लोप बताओ लाइन का क्या है? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और साथ में एक माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 3/5 स्लोप आया लाइन का। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, ये स्लोप होना चाहिए मेरी लाइन का, जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो देखो यहां तो स्लोप प्लस का 5/3 है, आंसर नहीं हो सकता। यहां -5/3 है, ये हो सकता है। यहां फिर +5/3 है, ये भी नहीं हो सकता। यहां -3/5 है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में स्लोप -5/3 था, स्लोप से ही सवाल निकल गया, मुझे पॉइंट को सेटिस्फाई कराने की जरूरत भी ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है वो 3x - 5y = 15 है, और आपको चाहिए उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने का तरीका आप जानते हैं, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। एक ही ऑप्शन में -5/3 स्लोप दिख रहा था, इसलिए सीधे सवाल का आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ अ लाइन हैज x इंटरसेप्ट 4, एक लाइन जिसका x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 2 है, व्हाट इज द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तीसरी चीज सिखा रहा हूं, बहुत काम आएगी आपके। इफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ a line R A and B, then the equation of line in standard form is x upon A plus y upon B इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, जब भी आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिए दिए जाए सवाल में, और स्टैंडर्ड फॉर्म किसी इक्वेशन की पूछी जाए, तो x के डिनोमिनेटर में x का इंटरसेप्ट प्लस y के डिनोमिनेटर में y का इंटरसेप्ट, राइट साइड में 1, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। खत्म हो गया सवाल। आइए बताइए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी? x अपॉन x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, y अपॉन y इंटरसेप्ट 2 दे रखा है, बराबर में 1, एलसीएम आ गया इसका 4, ये आया x प्लस 4 बनाने के लिए 2 की गुणा, यहां भी 2 की गुणा, 2y = 1,
4 उधर गुणा हो जाएगा बेटा, तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। सीधे आपके सवाल का आंसर डी हो गया। सीधे आपके सवाल का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब ये गणित है। मैं आपको एक दूसरा पहलू भी सवाल का बताना चाहता हूं, जिससे आपको चीजें और क्लियर होगी। मेरा कहना है कि पेपर में आप इस तरीके से इस सवाल को मत करिए। मैं इस सवाल को कॉपी कर लेता हूं और इस सवाल का आपको दूसरा सॉल्यूशन सिखा रहा हूं। पेपर में स्पीड बढ़ानी है तो इन सब चीजों से बचिए। आप इस सवाल को ऑप्शन से करिए। कैसे? एग्जाम अप्रोच आपका यही रहेगा। एग्जाम अप्रोच यही रहेगा। स्पीड बढ़ेगी। आप जरा देखिए कि कौन सी इक्वेशन में x इंटरसेप्ट 4 आ रहा है और y इंटरसेप्ट 2। x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? y को जीरो करने से, और y इंटरसेप्ट निकलता है x को जीरो करने से। हम वही ऑप्शन टिक कर देंगे। हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता, ना हमें सॉल्यूशन करना। मैंने x इंटरसेप्ट पता किया तो y जीरो हो गया। x 4 आ रहा है, सवाल भी 4 ही दे रहा है, आंसर हो सकता है। अब मैं y इंटरसेप्ट पता करता हूं, उसके लिए x जीरो करना पड़ेगा। -2 बराबर 4, तो y आएगा -2। क्या y इंटरसेप्ट -2 है क्या? नहीं, +2 है। +2 है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहां अगर +2 हो जाए तो y इंटरसेप्ट भी 2 आ जाएगा और x 4 आ रहा है, तो x + 2y बराबर 4 होना चाहिए। ये आंसर देखो, बाकी में सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। y को जीरो करो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई -4, हमें +4 चाहिए, हटा दो। y को जीरो करो, -x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू -4 होगी, हमें +4 चाहिए। ये आपके एग्जाम अप्रोच होगा। आपको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार y को जीरो करके इक्वेशन में देखो 4 आ रहा है कि नहीं, एक बार x को जीरो करके देखो y 2 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आंसर होगा। ये आपका एग्जाम अप्रोच बनेगा। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। गणित मैंने आपको इससे पहले सॉल्यूशन में सिखाई दिया। ये गणित है और ये है आपका एग्जाम अप्रोच। आइए आगे बढ़िए। विच लाइन इज नॉट पैरेलल टू द लाइन 6x - 2y इज इक्वल टू 10। मेरे प्यारे भाई, फिर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? For two parallel lines, for two parallel lines, the equations are, पहले की ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे की ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट टर्म बदल सकता है। तो भाई अगर आपको पैरेलल लाइन देखनी है, जरा देखना, ध्यान से देखो, x का कॉफिशिएंट 6x - 2y दिखना चाहिए, तभी पैरेलल होगी। देखो भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की गुणा लेफ्ट में भी कर रहा हूं, राइट में भी, 6x - 2y इज इक्वल टू 8, तो सेम दिख रहा है, 6x - 2y पैरेलल होगी। ये आंसर नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से। ये लाइन क्या है? ये लाइन है, ये लाइन है 3x - y बराबर 1। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं दोनों तरफ, क्या 6x - 2y बराबर 2 नहीं दिखेगा? तो 6x - 2y इसमें भी दिख रहा है, ये भी पैरेलल है। नोट पैरेलल पूछा है। मुझे बताना ध्यान से, अगर x में 2 की गुणा करूंगा तो आएगा 8x, हमें तो 6x चाहिए, 8x कैसे आ जा रहा है? और उसके बाद सवाल कह रहा है, जब 8x आ रहा है, इधर 2 की गुणा किया तो इधर 2y आएगा,
इसका मतलब 6x चाहिए, यहां तो 8x आएगा 2 के गुणा करने से, ये पैरेलल नहीं हो सकती। इसको देखा हूं ध्यान से, दोनों तरफ कॉमन ले लो 2 को, तो 6x माइनस 2y बराबर 9/2 आएगा। क्या इसमें भी 6x माइनस 2y आ रहा है? बिल्कुल, तो ये भी पैरेलल है। तो तीसरे ऑप्शन में जो इक्वेशन है वो पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि उसमें अगर आप 2y बनाना चाहेंगे जो कि यहां दे रखा है, तो इधर फिर 8x बनता है, और 8x नहीं 6x चाहिए था 2y के साथ, तो ये पैरेलल हो ही नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, दो पैरेलल लाइन में x और y का कोफिशिएंट सेम होता है, मतलब सेम कोफिशिएंट ना भी हो तो कम से कम प्रोपोर्शनल हो, रेशो सेम हो। क्लियर? जैसे यहां प्रोपोर्शनल था, गुणा करने से उसे सेम बनाया जा सकता था। यही पैरेलल लाइन की पहचान है। आइए आगे बढ़िए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? आप चाहते तो एक काम इसमें और कर सकते थे, आप एक काम इसमें और कर सकते थे सवाल को आसान करने के लिए। क्या कर सकते थे? आप इसे ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लेते, इक्वेशन को 2 से भाग कर लेते, तो 3x माइनस वाई बराबर 5 आता। दोनों तरफ मैंने 2 से भाग कर दिया। अब देखो 3x माइनस वाई यहां भी है, 3x माइनस वाई यहां भी है, तो ये तो पैरेलल हो गई। और 4 कॉमन लोगे तो 3x माइनस वाई यहां भी है, ये भी पैरेलल हो गई। यहां 3x माइनस वाई नहीं है, ये और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता अगर आप एग्जाम अप्रोच के तौर पर बात करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 5 10। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। काम की बात एक और बता रहा हूं। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास करती है, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जीरो जीरो, देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स। उसमें कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं, c 0 हो जाता है, उसकी लाइन सीधी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो भाई क्योंकि 0 0 से पास हो रही है, क्योंकि ये लाइन किससे पास हो रही है? 0 0 से, तो y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। सारे ऑप्शन वही हैं। अब कह रहा है जी 5 10 से भी पास होती है, जरा देखना कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा 5 और 10 को। y 10 है, x 5 है, 5 पंजे तो 25 होता है, जी इक्वल ही नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं करता 5 10 को। y 10 है और 3 पंजे 15, 10 बराबर 15 कैसे होगा? y 10 है और 5 चौक 20, 10 बराबर 20 कैसे होगा? y 10 है और 5 दूनी भी 10 आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रही है 5 और 10 को। सवाल का आंसर सीधे डी हो गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़िए। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टाइसेस इतने 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 इज। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। If three vertices of a triangle are, if three coordinates of vertices of a triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then coordinate of centroid is equal to x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तीनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए 3 से भाग, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तीनों y के कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए और 3 से भाग। ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट चाहिए सेंट्रोइड के, तरीका पता है, तीनों x के कोऑर्डिनेट जुड़ेंगे और 3 से भाग होगा। 0 प्लस 6 प्लस 0, तो जोड़ के 6 आया, 3 से भाग है तो 2 आएगा। 2 दिखना चाहिए, 3 नहीं, 2 दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। आंसर सीधे सवाल का आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोफिशिएंट से ही मेरा आंसर आ गया। 2 दिखना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फॉर अ ट्रायंगल विद वर्टाइसिस लोकेटेड एट द पॉइंट। फिर सेंट्रोइड के ही कोऑर्डिनेट पूछे, जोड़ो। 2 + 5 7, 8 और 7 15, 3 से भाग करके आएगा 5। 5 यहाँ है, आंसर हो सकता है। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो दो ऑप्शन में 5 दिख रहा है। अब वाई देख लो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रोइड का, तो तीनों वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग। 1 + 4 5 और 1 6, 3 से भाग होगा तो 2 आएगा, 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, 3 कैसे आएगा? सवाल का आंसर सीधा ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। इन अ ट्रायंगल ABC इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड आर 3 4, इस बार सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे दिए, एंड द टू वर्टाइसेस आर 1 2 एंड 5 6, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। मेरे भाई मान लेते हैं कि थर्ड वर्टेक्स XY है, तो XY निकालने का तरीका बता रहा हूं। जब भी आपसे थर्ड वर्टेक्स पूछे तो जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के, उसके x कोऑर्डिनेट का 3 गुना करो। 3 का 3 गुना 9, और उसमें से घटा दो इनका सम, 5 और 1 6, तो ये आ गया मेरे भाई x1। क्या सिखाया मैंने? सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट का 3 गुना करो, और जो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ के घटा दो, तो तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा x। तो दिखेगा 3। 3 कहां है? दो ऑप्शन में 3 है, यहां 3 नहीं, यहां 3 नहीं। ऐसे ही y में करो, इसका 3 गुना करो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 12, उसमें से 6 और 2 8 घटा दो, कितना आया? 4। तो आंसर क्या होगा? 4 आएगा। ये ए आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ये ए आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आई बात, डायरेक्ट सी लग रही है, ऐसा फील आ रहा है कि रटना पड़ेगा, आओ मैं तुम्हें गणित समझा देता हूं। देखो ये कहीं से शॉर्टकट थोड़ा ही बना है। जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर वो आपकी उंगलियों पर आ जाती है, फिर आप फॉर्मेलिटी नहीं करते, आंसर बताते हैं सीधा। प्रैक्टिस का खेल है। देखो अगर मैं संस्कारी तरीके से सवाल करता तो कैसे करता? कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंट्रोइड का? तीनों के x जोड़ के 3 से भाग। मैं अब गणित सिखा रहा हूं, बेसिक सिखा रहा हूं। आंसर निकालने का तरीका सिखाई दिया। x कोऑर्डिनेट चाहिए थर्ड कोऑर्डिनेट का, तो सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट को 3 गुना करके बाकी जो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनका x कोऑर्डिनेट जोड़ के घटा दो। बेसिक सीखोगे तो कैसे होगा? 1 + 5 + x1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3 के ही तो होगा। अरे सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट यही तो आएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। ये इधर जाके 3 गुना ही तो हुआ। 5 और 1 6 प्लस x1 बराबर 9, तो x1 बराबर 9 - 6 ही तो हुआ। यही तो हमने यहां भी किया था। सेम बात हम समझ गए कि सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट को 3 गुना करिए, बाकी दो के सम को घटा दीजिए। सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट को 3 गुना करिए, बाकी दो के सम को घटा दीजिए, आपको तीसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आगे बढ़िए। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 5, टू वर्टाइसेस आर इतने, थर्ड वर्टेक्स इज, फिर बताओ। देखो 12 दिसंबर का सवाल है, करो इसको 3 गुना, 5 तिये 15, इन दोनों का सम घटाओ, 4 और 2 6, 9 आएगा। 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ना यहाँ 9 है, ना यहाँ 9 है, ना यहाँ 9 है, एक ही ऑप्शन में 9 है, तो y निकालने की जरूरत ही नहीं है। 12 दिसंबर का सवाल ये भी है। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? अगला सवाल कहता है कि ट्रायंगल हैज वर्टाइसेस एट 0 0 6 0 एंड 0 8, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर? 2-3 बातें आपने पढ़ रखी हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। पहली बात मेरे भाई, आप जानते हैं कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, इसको तो कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको क्या कहते हैं भाई? ऑर्थो सेंटर। और जो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर। ये बात आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है।
रिवाइज हो गई। अब देखो सवाल खत्म हो चुका है। ध्यान से अगर देखो तो इन दो कोऑर्डिनेट पर गौर करो। क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम है? जब एक कोऑर्डिनेट सेम होता है तो दो पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है? 6। तो ए बी की लंबाई हो गई 6। चलो जी, अब बीसी पर गौर करो। बीसी पर अगर गौर किया जाए, या सबसे पहले आप एसी पर गौर करो। एसी पर अगर मैं गौर करूं तो क्या एसी के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सेम है। तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 8 माइनस 0। एसी हो गई 8। डिस्टेंस निकाल लिया मैंने ए बी का भी और एसी का भी। तीसरी बात जो आपको पहले से मालूम है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप चीजों को भूले नहीं। एक और चीज की जरूरत मुझे यहां पड़ेगी, एक और चीज की जरूरत मुझे यहां पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है किसी भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का। तो क्या मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अगर मैं AC की बात करूं, अगर मैं BC की बात करूं, तो इनमें कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। तो BC का डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। कैसे भी कर लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, करो भाई। 8, ये 6 है, ये 0 है, 0 माइनस 6 माइनस 6, उसका स्क्वायर 36। ठीक है जी। 8 माइनस 0 8, उसका स्क्वायर 64, उसका अंडर रूट। तो जरा बताना क्या BC का डिस्टेंस 10 आ गया क्या? भाई 100 बनेगा, 100 का अंडर रूट 10 होगा। और बहुत शानदार बात पता लग गई, AB 6 है, AC 8 है और BC 10 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 6 8 10 तो ट्रिपलेट होते हैं। अरे 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10। तो 6 8 10 तो ट्रिपलेट होते हैं। मतलब जो ट्रायंगल गिवन है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज कौन है? जो सबसे बड़ी साइड है उसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो फिर उसका सरकम सेंटर पूछ रहा है, तो सरकम सेंटर तो मिड पॉइंट होता है। अब BC का जो मिड पॉइंट होगा वही सरकम सेंटर होगा। तो तीसरे एक और फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी, तीसरे एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो भी रिवाइज करा दे रहा हूं। तीसरा एक और फॉर्मूला आप मेरे कहने से रिवाइज कर लो, पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज हो जाएगी इस तरीके से। तो भाई आपकी आओ, खत्म ही हो गई, सारी चीजें तो मैंने बता ही दी आपको। अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो भाई अगर मुझे BC का मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि वही हाइपोटेन्यूज बनेगा, हाइपोटेन्यूज का सरकम सेंटर ट्रायंगल का बनेगा, तो मुझे बताइए BC का मिड पॉइंट क्या होगा? दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा, 6 प्लस 0 का आधा 3 और 0 प्लस 8 का आधा 4। तो भाई सरकम सेंटर आएगा 3 और 4। सी आंसर हो गया। तीन बातें अगर आप जान रहे थे, सवाल का सॉल्यूशन बड़ा आसानी से हो सकता है। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब एक लाइन में सवाल का सॉल्यूशन सीख लो। AB की लेंथ देखने से ही पता लग रही है, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना। क्या पता लग रही है कि भाई 6 आएगी, एक कोऑर्डिनेट सेम था। AC की लेंथ में भी एक कोऑर्डिनेट सेम था, बिना डिस्टेंस फॉर्मूले पता लग गई 8 आएगी। BC की लेंथ मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली तो 10 आ गई।
68-10 ट्रिपलेट होता है। ट्रायंगल पता लग गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर इसका सरकम सेंटर पूछना है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। हाइपोटेन्यूज कौन है? जो सबसे बड़ी साइड आई, इसका मतलब बीसी है। उसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो आधा कर दो, वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो आधा कर दो, जो मिड पॉइंट आया वही सरकम सेंटर भी है और सवाल का आंसर हो गया। 9 दिसंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। फॉर ए ट्रायंगल विद वर्टाइसिस ए 0 0, बी 5 0 एंड सी 0 10, वेयर इज ऑर्थो सेंटर लोकेटेड? आओ भाई फिर पता कर लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट सेम है? तो ए बी की लंबाई हो गई 5, 5 - 0 क्योंकि एक कोऑर्डिनेट सेम था। आप एसी के बारे में बात करेंगे तो फिर आप कह रहे हैं जी एक कोऑर्डिनेट सेम है, एक कोऑर्डिनेट सेम है 0 0, तो इसकी लंबाई हो गई 10 - 0 10। ए बी की लंबाई आ गई, ए सी की लंबाई आ गई। अब जरा बीसी की लंबाई के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 -5 का स्क्वायर 25, y2 - y1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 का अंडर रूट। तो 125 का अंडर रूट आया, 125 का अंडर रूट हो गया 5√5। तो मेरे भाई बीसी की लंबाई आई 5√5। और जरा देखना, क्या ये इसका स्क्वायर लिखा था और क्या ये इसका स्क्वायर लिखा था? बिल्कुल लिखा था, तो पाइथागोरस हुई थी। इसका मतलब बीसी निकालने के लिए तो आपने पाइथागोरस लगाई थी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी समझा के आया हूं, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? जो राइट वाला एंगल का कोऑर्डिनेट है वही ऑर्थो सेंटर का भी कोऑर्डिनेट है। तो राइट वाला एंगल कौन है? देखो, ए बी ए सी ट्रायंगल है ऐसा, ध्यान से समझना। ये है आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, आपको पता लग गया, जिसका हाइपोटेन्यूज बीसी है। तो राइट एंगल ए पे बना होगा, राइट एंगल ए पे बना होगा। अरे बोलो, राइट एंगल किस पे बना है? ए पे। तो ए का कोऑर्डिनेट कौन है? 0 0, तो इसका ऑर्थो सेंटर भी कौन हो गया? 0 0। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत? कोई समस्या नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 2y - 50 is equal to 0 and 6x + ky + 7 is equal to 0 has no solution? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नो सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है कि मेरे भाई लाइंस को होना चाहिए पैरेलल, और लाइंस को पैरेलल अगर होना होगा तो आपको मैं कंडीशन बता दे रहा हूं, आपको मैं कंडीशन बता दे रहा हूं। अगर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, एक लाइन में समझ लेना, बहुत सवाल आते हैं यहां से। एक काम कर लेते हैं, इसे क्यों खराब करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। बहुत सवाल आते हैं, एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, समझ लोगे अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह के सारे सवाल आप खुद ही कर लेंगे। अगर मैं फॉर टू इक्वेशंस, फॉर टू लाइंस हैविंग इक्वेशन a1x + b1y + c1 is equal to 0 and a2x + b2y + c2 बराबर 0, अगर इन दो इक्वेशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मान लीजिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होगा यूनिक, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरा, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है, इन दोनों का रेशो तो बराबर है, लेकिन वो जो बराबर रेशो आया दोनों का, वो c1 c2 के बराबर नहीं आता, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है, यहां लाइन पैरेलल हो जाएगी। तीसरा,
अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो याद रखिएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस ये 3 बातें अगर आपको याद है तो इस कॉन्सेप्ट का कभी भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ना, सारे सवाल मैं इसी से कर लूंगा। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या है? A1/A2 बराबर होने चाहिए B1/B2, सबसे पहली शर्त तो यही है। और जो रेशो आएगा वो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। आओ सवाल पे। सवाल पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर इसको नो सॉल्यूशन चाहिए। तो नो सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये रेशो बराबर होंगे। तो 2 का 3 गुना 6, तो यहां भी 3 गुना होना चाहिए। 2 का 3 गुना 6, तो सवाल का आंसर 4 डायरेक्ट। भाई नो सॉल्यूशन तभी आएगा जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा। तो अगर ये इसका 3 गुना था तो ये इसका 3 गुना ही होगा, क्योंकि रेशो सेम रखना अगर नो सॉल्यूशन चाहते हो ए और बी का, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 का। आगे बढ़ो। इफ द लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का सेम केस है, नो सॉल्यूशन पैरेलल एक ही बात है। के की वैल्यू बताइए क्या होगी, चाहो तो इस पे लिख लो। ये पैरेलल का ही केस है, सेकंड, कोई बात नहीं, समझ तो आप गए ही। देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ, फिर वही बात है, दो इक्वेशन आपको गिवन है, 3x + 2ky। क्या हो गया भाई? देखो 3x + 2ky इक्वल टू 2, 3x + 5y इक्वल टू -1 आर पैरेलल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैसे निकलेगी? पैरेलल है तो A1/A2, A1/A2। ध्यान से देखो, लिखने की क्या ही जरूरत है, क्या दोनों सेम है? तो फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो 2k की वैल्यू 5 आनी चाहिए और k होना चाहिए 5/2। सवाल का आंसर, इसमें क्या ही करना है, सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जान गए। आइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, और मैं लिख भी देता हूं इस बात को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी केस को पैरेलल का केस कहते हैं, पैरेलल लाइन। आओ भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 1 2 5 8 एंड 10 3? आइए भाई, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं ट्रायंगल है किस टाइप का। ए बी की लंबाई निकालो, x2 - x1, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 10 40, 4 52, तो √52 आया। बीसी की लंबाई निकालो, मैं इसको ए कह रहा हूं, इसको बी और इसको सी। बीसी की लंबाई देखो, 10 - 5 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 - 8 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आया √50। एसी की लंबाई निकालो, 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया √82। क्या आया? √82। तो देखो भाई, देख के ही समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, पाइथागोरस को तो ये तीनों साइड सेटिस्फाई नहीं कर रही है। पहली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी तरीके से ये देख लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट कर देता, जो बेस और हाइट की लेंथ आती मल्टीप्लाई करके कम मेहनत में आंसर आ जाता। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ट्रायंगल अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। पेपर में भी आपको यही काम करना है, क्योंकि 99% क्वेश्चन आपके पेपर में राइट एंगल ट्रायंगल से ही आएंगे जब भी एरिया के लिए बात होगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर आपको मुझे जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते तब एरिया कैसे निकलता है ये समझाना पड़ेगा। तो आइए समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा वैसे, बड़ी आसानी से, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर
x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then area is equal to 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये है आपके एरिया का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आसान था, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाता, कम कैलकुलेशन पड़ती। तो भाई निकालो अब इससे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। तो 1/2 तो बाहर रह गया। x1 क्या है? ये है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है? 1 अंदर, y2 माइनस y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 8 माइनस 3 होगा 5 प्लस x2 5 है इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 3 माइनस 2 1 प्लस x3, x3 10 है इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 होगा -6। सोल्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। माइनस का 6 गुणा 10 माइनस का 60, -60 ये हो गया, और 5 और 5 क्या हो गया? 10। तो कितना आएगा? ये -50 आएगा। ठीक तो है। और 2 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बात समझेंगे तो डी आंसर आ जाएगा माइनस का, डी आंसर आ जाएगा 25, और यही सवाल का आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। बात क्लियर है? ये माइनस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये -7 में आ रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है। एरिया क्या हो गया मेरे भाई? 25 हो गया। यही आपके सवाल का आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये थे वो सवाल जो सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों में पूछे गए। मैंने आपको एक एक कोऑर्डिनेट का सवाल करा दिया। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसी पीडीएफ के अंदर इस वीडियो का लिंक होगा, वहीं से क्लिक करके आप इस वीडियो सॉल्यूशन पर भी आ सकते हैं। तो लगे रहिए, सीपीओ की सीरीज खत्म होने वाली है। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम 2 ही चैप्टर बचे हैं, बाकी पूरा अर्थमेटिक मैंने एक ही वीडियो में करा दिया, चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको दे दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।